पंकज जैन साहब, अनुज जी ने बहुत ही सही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि ताश के पत्ते की तरह एक के ऊपर एक पत्ता रखते जाइए और जब एक पत्ता होता है जो सारे पूरे उस पिरामिड को गिरा देता है। तो ये जो आखिरी पत्ता है वो अब सामने खुलकर आ गया है कि अभी आखिरी पत्ता आना बाकी है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पहले चाइना फैक्टर, फिर ग्लोबल फैक्टर, फिर अब अर्निंग फैक्टर। अब और कोई फैक्टर बचा हुआ है क्या जो डर सताएगा कि नहीं अब हो गया, जितने दर्द आने थे आ चुके हैं फैक्टर के लिहाज से? लक्ष्मण जी नमस्कार। देखो लक्ष्मण जी, जो आई वुड से स्ट्रेंथ वाले फैक्टर्स आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, आई थिंक वो ज्यादा दस्तक देके नहीं आते। अगर आज से हम 3-4 महीने पीछे चले जाएं, जिस मार्केट पूरे अपने जोश में थी और मार्केट स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ थी, हम अपने बहुत सारे क्लाइंट से ये पूछते थे कि डेफिनेटली वैल्यूएशन ऊपर हो गई हैं, यू आर सिटिंग ऑन वेरी स्मार्ट डिसेंट प्रॉफिट्स, पर क्या आप में हिम्मत है अपने प्रॉफिट्स बुक करके सिट ऑन द साइड्स? और अगर बीच बीच में कुछ एक लोग ऐसा करते भी थे तो मार्केट का मोमेंटम इतना स्ट्रांग था, दे वर कंपेल्ड टू कम बैक। उन्हें लगता था कि जो हम नोशनल प्रॉफिट्स मिस कर रहे हैं अपने पैसे पे बैठ के, आई थिंक दैट वाज कंपेलिंग देम टू कम बैक इनटू द मार्केट एंड टू प्ले दैट मोमेंटम गेम। और बिफोर द चाइना फैक्टर केम इन, हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक छोटा सा ट्रेलर हमारे को जापान में जब इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था, एक दशक के बाद जो जापान में इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था ऑन अ टेम्पररी बेसिस, ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, ठीक है, दैट वाज नॉट अ वेरी टाइम वाइज करेक्शन, बट एक शार्प ट्रेलर हमें करेक्शन का वहां भी देखने को मिला था। एंड जनरली एवरीबडी यूज टू थिंक कि ये जो मार्केट में अगर करेक्शन आएगी भी, वेदर इट विल बी बिकॉज ऑफ यूएस फेड, वेदर इट विल बी बिकॉज ऑफ क्रूड, इवन वॉर की वजह से कोई ज्यादा करेक्शन नहीं आ पाई। सो चाइना फैक्टर जो आया, चाइना का जो स्टिमुलस आया, इट वॉज समथिंग लाइक एब्सोल्युटली किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ थिंग। और जनरली हमने देखा है अपने 25-27 साल के मार्केट कैरियर में कि जो कई बार जो ट्रबल सम या अच्छे फैक्टर्स होते हैं बता के नहीं आते, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है, मार्केट में फ्रॉथी वॉल्यूशन डेफिनेटली हो रही थी, पिछले 6-8 महीने से हो रही थी ये फ्रॉथी वॉल्यूशन, ये नहीं कि एक दिन से हो रही थी। एंड सडनली ये सारी चीजें एक साथ समीकरण होके आई। एंड जिस तरह की हमने सेलिंग देखी पिछले 30-35 दिन में, या सेलिंग देख रहे हैं एफआईज की तरफ से, 10-11-12 बिलियन डॉलर की सेलिंग हो चुकी है, काफी कंसंट्रेटेड सेलिंग हुई। तो एंड आई थिंक अब एक बांध सा टूट गया। अब एक रिटेल निवेशक जो उसको बड़ा सीरियसली काउंटर कर रहा था, म्यूचुअल फंड्स के पास जो कैश फ्लो था सीरियसली काउंटर कर रहा था, आई थिंक अब जाके उसमें एक कंसर्न का भाव आया है। और जिस तरह से करेक्शन देखी है हमने मिड कैप्स में, ऑलमोस्ट 20 से 30% की स्टॉक्स में करेक्शन देखी है। सो आई थिंक सिनेरियो अभी भी थोड़ा सा हेजी है। टेक्निकल्स काफी ब्रीच हो चुके हैं ऑन द लोअर साइड। अभी जो अगला मेजर इवेंट है यूएस इलेक्शंस का, जो कि अगले 2 हफ्तों में अनफोल्ड हो जाएगा, आई थिंक दैट कुड बी अनदर रीजन। लेट्स सी किस तरह से मार्केट उसके बाद बिहेव करता है। पर मेरे को लगता है अगर हम इमीडिएट बेसिस पे अगले 10-15 दिन की बात करें तो मेरे को लगता है कि मार्केट्स उस एक इवेंट के लिए वेट करेंगी और उसके बाद हो सकता है कुछ अनफोल्डिंग होने को मिले, कुछ मार्केट में डिसेंट स्टेबिलिटी देखने को मिले। ठीक है, बीच बीच में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग्स आती रहेंगी। सो हमारा ये विचार है, दैट इज व्हाट वी हैव बीन कन्वेइंग टू आवर क्लाइंट्स आल्सो, कि वेट एंड वॉच मोड में रहिए। जहां पर आपने अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे सेक्टर्स में निवेश कर रखा है उसमें कोई कंसर्न की बात नहीं है। और जहां पर आप जस्ट मोमेंटम गेन प्ले कर रहे थे, डजेंट मैटर आप 15-20% नीचे हैंगे, अगर हिम्मत कर सकते हैं कि उसमें लॉस बुक करें। उसके अलावा एक और चीज लक्ष्मण जी मैं कहना चाहूंगा, जो कि रैशनली कुछ चीजें दिखाई दे रही थी, कुछ एक सेक्टर्स हम देख रहे थे। आज से 3-4 महीने पहले यह आभास हो गया था कि डिफेंस सेक्टर, रादर पोस्ट इलेक्शन, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद थे, कि जो डिफेंस सेक्टर है ये पीक आउट हो गया, बहुत सीरियस फ्रॉथी वॉल्यूशन पे हो गया था। सो इस सेक्टर में जब ऊपर में फंस गए, आई थिंक दे विल हैव टू स्पेंड सम मोर टाइम बिफोर दे गेट अ एग्जिट। पीएसयू शेयर्स में मेरे को लग रहा है काफी फ्रॉथी वॉल्यूशन हो गई थी। और जो सेक्टर उभर के आ रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ जिस तरह की हमने करेक्शन देखी है, अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में सिर्फ 5-7-8% की करेक्शन हुई है, अच्छे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में 5-7-8% की करेक्शन हुई है। सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट 25 to 35% काइंड ऑफ करेक्शन। और मेरे को लगता है
कि ये एक ऐसे सेक्टर्स होंगे जो अगले 6, 8, 9 महीने में और अच्छा पैसा बना के देखेंगे। सो एक सेक्टर रोटेशन हैगी, फ्रॉथी वैल्यूएशंस की करेक्शन हैगी, इंटरनेशनल इवेंट्स की चीज हैगी, लिक्विडिटी सकआउट हो रही है एफआईज की तरफ से, एंड मेरे को नहीं लगता कि अगले 2-4 दिन में रिवर्सल ट्रेंड होने वाला है। सो वन विल हैव टू बी केयरफुल, सेक्टर्स के साथ रहिए, अच्छे स्टॉक्स अभी भी पिक करिए, खासतौर से हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मे बी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, एंड बाकी ऐसी कोई मीडियम टू लॉन्गर टर्म में मार्केट में घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, इस पे हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे शो में आगे चल करके कि अब जो लोग हैं वो कहाँ बने रहें, जो नए पैसे लगाना चाहते हैं वो कहाँ जाके पैसा लगाएं। दलजीत साहब, जैसा कि अभी जैन साहब ने बताया कि अगला जो ट्रिगर है या फैक्टर है वो है आपको यूएस इलेक्शन। तो यूएस इलेक्शन को लेकर के आप लोग मार्केट किस तरह से रीड कर पा रहा है कि कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा रिएक्शन देंगे? देखिए, मार्केट तो मुझे लगता है कि अभी जो पिछले 15 दिन की अपनी जो फॉल हो गई वो यूएस के इलेक्शन पे, तो उससे पहले ही सब कुछ हो गया है। तो बहुत कुछ कर लिया मार्केट ने अच्छा, सबसे ऑलरेडी, पहले ही हो गया। तो बहुत कुछ पहले से कर लिया। अब शायद वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहे, बट हाँ फिर भी एक बड़ा इवेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट एक टेम्परेरी रूप में तो आता ही है। मार्केट को शायद ट्रम्प साहब ज्यादा पसंद आते हैं, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो। अब किस तरीके का इस बार रहेगा और क्या हम आगे मार्केट का रुझान रहेगा, वो तो इट विल बी अगेन अ वेरी टेम्परेरी थिंग। आई थिंक हम तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया या मार्केट में बने रहने का जो क्राइटेरिया, उस पर ज्यादा ध्यान हम नहीं देते कि इस तरीके की ये जो इवेंट है वो बहुत इम्पैक्ट करेगा। आई थिंक जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है, वो चाहे ट्रम्प आए या कोई भी आए, वो स्टोरी अभी बनी रहेगी और वो अपने अपने फैक्टर से बन रही है, बिकॉज अपने यहाँ ये एक अच्छा रिकग्निशन हो गया है कि अल्टीमेटली वी नीड टू मेक मैन्युफैक्चरिंग बेस, और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, पीएलआई स्कीम्स हैं, टैरिफ बेनिफिट्स हैं, वो सब जो हम दे रहे हैं, वो आई थिंक ज्यादा सस्टेनेबल है बनिस्बत इसके कि हमको कहीं से कुछ पॉजिटिव या फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलेगा तो हम कुछ कर पाएंगे। तो आई थिंक, और हमें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारा 15-20% हमेशा से रहा है, तो वो उतना ही रहने वाला है, उसमें हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज, ड्रास्टिक चेंज दिखना नहीं है। एक रिस्क फैक्टर जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए, हाँ, फूड इन्फ्लेशन जो है वो हमारे लिए एक बड़ा सिरदर्द है, और वो शायद आगे भी बना रहेगा। तो वो उसमें बहुत सारे कारण हैं, सप्लाई साइड है, वेदर है, सब कुछ है, बट उसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपको दिखेंगे कि जो पॉजिटिव्स आ रहे हैं, जो ग्रोथ आ रही थी, जो कुछ था, वो कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है। तो अगर हम लोग बहुत उम्मीद रख रहे थे कि रूरल साइड अच्छा करेगा, तो आगे चल के जो है अपना कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स को अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। बट इस बार की जो कमेंट्री आ रही है वो सब बता रहे हैं रूरल ने थोड़ा ठीक किया, लेकिन अर्बन ने उससे कहीं ज्यादा खराब कर दिया। तो जो ये जो लोगों के पास खर्च करने के लिए जो पैसा नहीं बच रहा है, वो जो है एक बड़ा कारण है। और दूसरा जो कारण है वो कंज्यूमर लेंडिंग का, जो जिसपे आरबीआई ने पिछले 6-8 महीने में काफी कुछ रोक लगाने की कोशिश की, डिजिटल लेंडिंग, और उसमें वहां पे भी बहुत फ्रॉड बिल्ड हो रहा था। तो उसका तो सिस्टम के लिए वो अच्छा था, बट उसका असर जो है वो अब आने वाले समय में दिखेगा। तो जो एबनॉर्मल ग्रोथ कुछ कुछ सेक्टर्स में हो रही थी, वो शायद लगता है कि अभी वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये पहला साल होगा आफ्टर 4 इयर्स जब हमें अर्निंग्स जो है वो नॉर्मलाइज होती दिखेंगी। पिछले आप देखिए कि कोविड के बाद से हर साल कुछ ना कुछ हुआ, तो या तो जैसे कोविड के बाद अगले साल ही एकदम से लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब खत्म हो गई, तो अर्निंग्स आपकी बहुत बढ़ गई। अगले साल यूक्रेन हो गया, सारी अर्निंग्स खत्म हो गई। थर्ड ईयर फिर वापस कमोडिटी साइकिल आपके फेवर में आ गई, फिर अर्निंग बढ़ गई। तो ये बहुत उतार चढ़ाव रहा, लेकिन ये साल पहला ऐसा है जबकि आपकी अर्निंग्स जो है वो रेवेन्यू को ट्रैक करेंगी। मतलब रेवेन्यू अगर हम बोल रहे हैं बीएससी 500 15-20% से ग्रो करेगा, तो इस अब आपकी जो ईपीएस ग्रोथ है वो भी 15-20% ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो नॉर्मलाइज अर्निंग होगी, इसको एक्सेप्ट करना मार्केट के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक्सट्रापोलेट कर देते हैं जो पिछले क्वार्टर में नंबर आए, जो पिछले साल के नंबर थे, तो ऐसा मान के चलते हैं। तो 2008 की बात याद आती जब लोग कहते थे कि 20% 30% ग्रो करना तो मेरा बर्थ राइट है, और फिर हमने देखा कि वहां क्या हुआ।
तो वैसा वाली सिचुएशन जो अभी चल रही थी पिछले 3-6 महीने से, आई थिंक ये सब नॉर्मलाइज़ होने के तरीके हैं और ये ही आगे चल के अगले कुछ महीने तक अपने को ऐसा दिखने को मिलेगा। पंकज जैन साहब, ये जो एफएमसीजी कंपनियां, ऑटो कंपनियां, उनके रिजल्ट जो हैं